हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस बुक कक्षा 7 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। 7 में हम रेगिस्तान में जीवन शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह है चैप्टर रेगिस्तान में जीवन। तो हम आज रेगिस्तान में जीवन शीर्षक चैप्टर को शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। उन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि के लिए बस जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है शब्दावली रेगिस्तान। रेगिस्तान रेगिस्तान क्या होता है, किसे कहते हैं? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान से हमारा क्या तात्पर्य, क्या मतलब है? रेगिस्तान से आप क्या समझते हैं? तो रेगिस्तान को समान अर्थ में लोग लगाते हैं कि जहाँ केवल बालू ही बालू हो, वैसे क्षेत्र जो है वह रेगिस्तान है। जहाँ तापमान काफ़ी अधिक होता है, वर्षा नहीं होती है, वनस्पति का अभाव होता है, तो वह रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान तो होता ही है, लेकिन केवल वही रेगिस्तान नहीं होता है जहाँ केवल बालू ही बालू हो। रेगिस्तान वैसे क्षेत्र को भी कहते हैं जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ़ों का साम्राज्य हो। तो इस प्रकार हम रेगिस्तान को यानी 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक गर्म रेगिस्तान या गर्म मरुस्थल, और दूसरा जो है वह शीत मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल जहाँ केवल बालू ही बालू हो, तो वैसे जो क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं गर्म मरुस्थल। और वैसे क्षेत्र जहाँ केवल बर्फ़ों का साम्राज्य हो, बर्फ़ ही बर्फ हो, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ फैले हो, तो वैसे क्षेत्र को हम कहते हैं शीत मरुस्थल। दोनों मरुस्थल ही हैं। एक गर्म मरुस्थल जहाँ तापमान काफ़ी अधिक होता है, और वैसे मरुस्थल जहाँ तापमान बहुत कम, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, वह होता है शीत मरुस्थल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्म मरुस्थल, जैसे सहारा का मरुस्थल हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, अटकामा हुआ, एरिजोना हुआ, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का भाग हुआ। तो यह सब गर्म मरुस्थल है। ये सभी गर्म मरुस्थल कहलाते हैं। और जहाँ केवल बर्फ़ों का साम्राज्य हो, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ फैले हुए हो, जैसे कि लद्दाख का क्षेत्र हुआ, उसके अलावा आर्कटिक का क्षेत्र हुआ, अंटार्कटिक का क्षेत्र हुआ, ये सभी रेगिस्तान या मरुस्थल ही है। चलिए हम इस चैप्टर में 2 के बारे में पढ़ेंगे। एक गर्म मरुस्थल या गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, और दूसरा जो है इसमें दिया हुआ जो कि ठंडा जो प्रदेश है या ठंडा जो मरुस्थल है वह यानी लद्दाख के बारे में। तो 2 इसमें है, यानी
एक शीत मरुस्थल यानी लद्दाख और दूसरा गर्म मरुस्थल सहारा। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। गर्म मरुस्थल या गर्म रेगिस्तान सहारा। यह जो चित्र दिया हुआ है 9.1 वह सहारा रेगिस्तान का है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा जो मरुस्थल है, सहारा जो रेगिस्तान है, वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो अंदाजा लगाइए कि भारत के क्षेत्रफल से यह कई गुना अधिक है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मरीतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो इन देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। आगे इसमें है कि रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि कहीं बजरी के मैदान और नम्र चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है यह जो क्षेत्र है वह अफ्रीका महादेश है, और अफ्रीका महादेश का यह भाग जो है वह उत्तरी अफ्रीका है। तो उत्तरी अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, और यहाँ पर यह जो क्षेत्र है वह सहारा मरुस्थल है। तो उत्तरी अफ्रीका में यह क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, और देख रहे हैं कि इसका विस्तार जो है कितना बड़ा है। इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित है। जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से देश है। माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, तो ट्यूनीशिया, तो ये सभी देश जो है इसमें सम्मिलित है। तो यह बहुत बड़ा मरुस्थलीय भाग है, रेगिस्तानी भाग है। यहाँ जो दिया हुआ है वह आप क्या जानते हैं? सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब इसके जो प्रमुख है, जो एस्पेक्ट है, यानी जो प्रमुख है, जो पढ़ने के लिए जो हमें जो प्रमुख टाइटल है उसको देखते हैं कि यहाँ
की जलवायु कैसी है, यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे हैं, तो इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन के अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन जो होते हैं वह अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, यानी अत्यधिक गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ तापमान दिन और रात में काफ़ी अंतर होता है। तापांतर काफ़ी अंतर होता है। दिन में तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जबकि रात में तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। अब है कि प्राणी वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, या वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान के वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। कैक्टस, खजूर, फर, नागफनी, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वह कटीले होते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा। जंतुओं में ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों ने, अब क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? देखिए, मछलियों के कंकाल मिलने का मतलब है कि यहाँ जलीय भाग रहा होगा। तो भविष्य में पहले यह भाग जलीय भाग रहे होंगे, लेकिन अब जो है यहाँ की जलवायु काफ़ी अंतर हो चुका है, इसलिए यहाँ की भूदशा भी बदल चुकी है। यह दिया हुआ है, यानी यह सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान जो क्या होता है, मरुद्यान यानी मरुभूमि के बीच उद्यान। कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक हवा चलने से कहीं कहीं काफ़ी अधिक बालू उड़ाकर वहाँ से हटा दिया जाता है, अपरदित हो जाता है, जिसके कारण उसका लेयर काफ़ी नीचे हो जाता है और नीचे से पानी निकल कर ऊपर चला आता है। तथा कभी कभी होता है कि वर्षा के जल के कारण भी कहीं कहीं गड्ढे वाले भाग में पानी का जमाव हो जाता है, जिससे काल क्रम में वहाँ पर पेड़ पौधे इत्यादि उगाते हैं और वहाँ पर हरियाली जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। वैसे ही भाग को, वैसे ही क्षेत्र को हम मरु उद्यान कहते हैं। अब यहाँ के लोग, यानी सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के बारे में। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। ये प्रजातियों के नाम हैं। चरवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म
वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र पहनते हैं यानी लोग ऊपर से नीचे तक पूरा ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, ताकि धूल भरी आंधी आए तो इससे शरीर को पूरा बचाव हो और गर्म हवा या प्रचंड धूप से भी शरीर को राहत पहुँचे। इसके लिए वे नीचे से ऊपर तक पूरा कवर कपड़ा पहनते हैं। इसे ही भारी वस्त्र कहते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन एवं ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चालवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो जाता है। मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चलिए तो हम संक्षेप में सहारा गर्म रेगिस्तान के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आगे जो हमें अध्ययन करना है वह शीत मरुस्थल के बारे में अध्ययन करना है और शीत मरुस्थल जो है वह लद्दाख है। तो इसको हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे क्योंकि यह बहुत लंबा हो रहा है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल आगे बढ़ता है तथा इस वीडियो को आप लाइक शेयर करते चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।